प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था फेडरलिज्म, जो क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन को देख ली थी। फेडरलिज्म संघवाद क्या है इसको समझ लिया था। इसके 2 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव समझ लिए थे, इसके 2 एस्पेक्ट समझ लिए थे, साथ ही साथ इसके 2 रूट समझ लिए थे, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। अब हम आगे देखेंगे कि इंडिया में फेडरल कंट्री, कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, कौन सी बातें इंडिया को फेडरल कंट्री बना रही हैं और कैसे इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस में है। तो आइए देखें कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल नेशन। दिमाग लगाइए, सोचिए। नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं। चलिए इसका आंसर कुछ मैप से हम लेते हैं। आपके सामने एक मैप है, लिखा इंडिया बिफोर पार्टीशन। पार्टीशन के पहले का भारत देखिए, बहुत बड़ा है और 2 रंगों में डिवाइड है, एक पिंक और एक येलो। अब जो पिंक है वो ऐसे स्टेट्स हैं जो इंडिया के क्या थे, खुद के रूल में थे, मतलब छोटे छोटे राजा नवाब इस पर रूल करते थे। और जो येलोइश एरिया है वो दिखा रहा है कि ब्रिटिश का यहाँ पर शासन था और स्टेट्स इस तरीके से डिवाइड हुए थे। लेकिन आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस देखिए, पूरा नक्शा बदल जाता है। आप बहुत सारे स्टेट देख रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान। आप बगल में देख रहे हैं बॉम्बे, एक स्टेट बॉम्बे लिखा है। आप देखते हैं मैसूर अलग है, नीचे देखिए मद्रास लिखा है। अभी तो आप मद्रास, मैसूर, बॉम्बे नहीं पा रहे हैं। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल, बिहार देखिए कितना बड़ा है। ना झारखंड दिख रहा है, ना ही कहीं पर आपको क्या दिख रहा है, छत्तीसगढ़ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश तो दिख रहा है, हिमाचल दिख रहा है, लेकिन उत्तराखंड ये भी गायब है। तो ये क्या है। अब आइए एक और देखते हैं। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब समझिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जब डिवाइड हुआ तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान जो बना हमारा, उसने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा, मतलब राज्यों का एक संघ कहा कि बहुत सारे राज्यों से मिलकर के इंडिया बना है। मैप में आपको क्लियर दिख रहा है कि बहुत सारे राज्य हैं और ये मिला करके एक इंडिया कंट्री बना रहे हैं। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, कहीं पर फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया, फिर भी जो इंडियन यूनियन है, भारतीय संघ है, वो इसी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसी सिद्धांतों पर बना है। कैसे, आप याद करिए, क्या था पहला प्रिंसिपल कि डिवाइड इनटू 2 और मोर लेवल्स, गवर्नमेंट डिवाइड रहे। तो देखिए इंडिया में 3 टायर सिस्टम है रूलिंग का, एक सेंट्रल, एक स्टेट और तीसरा पंचायत या लोकल गवर्नमेंट। तो इस प्रिंसिपल को इंडिया फॉलो कर रहा है। तो वेरी इजीली वी कैन से दैट इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इंडिया जो है संघवाद के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो हो गई ना इंडिया एक फेडरल कंट्री। अब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, तो लो पावर डिस्ट्रीब्यूट भी है। और ये भी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा होता है पावर और रेवेन्यू के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो देखिए 3 लिस्ट आपके सामने आ रहे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। मतलब 3 लिस्ट से ये बता दिया गया है कि किस लेवल के पावर क्या होगी, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। तो ये क्या लिस्ट है, देखिए ये एक सूची है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में दी गई है। अब यूनियन लिस्ट मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर दी गई हो, अर्थात ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हों जो नेशनल इम्पॉर्टेंस के होते हैं और जिनको कंट्रोल कौन करती है, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कंट्रोल करती है वो यूनियन लिस्ट होते हैं। अभी इस समय लगभग इसमें 100 आइटम हैं जो इसमें दिए गए हैं और ये जो सूचियां हैं ये 7 शेड्यूल में दी गई हैं, संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। क्या क्या इसमें आता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, करेंसी, मुद्रा छापना, सिटीजनशिप, नागरिकता। आप देखते हैं वी आर इंडियन, एक ही सिटीजनशिप हमारी होती है, हम भारत के नागरिक हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। हाँ निवासी तो हैं लेकिन नागरिक नहीं हैं, नागरिक हम भारत के ही हैं। जो मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े बंदरगाह हैं, पोस्ट हैं, टेलीफोन्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे सारी चीज़ें ये किसके अंडर में आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और इसीलिए सारी चीज़ें हमारी यूनियन लिस्ट में दी हैं। इस तरीके से पावर डिवाइड है। अब आइए अगले लिस्ट की तरफ चलते हैं और वो क्या है, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं जो
स्टेट के इम्पोर्टेंट के होते हो। वर्तमान में इसमें 61 आइटम्स हैं, ये घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। इरिगेशन, सिंचाई, एग्रीकल्चर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, थिएटर्स, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती हैं, आप नोट कर लेना, ये सब इम्पॉर्टेंट बहुत है। अब आ गया कंकरेंट लिस्ट, इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू कॉमन इंटरेस्ट, ऐसी चीज़ें जो जितनी इम्पॉर्टेंट सेंट्रल के लिए हैं उतनी ही इम्पॉर्टेंट स्टेट के लिए भी हैं। जैसे एजुकेशन, शिक्षा कितना इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षा के लिए काम करते हुए प्लान बनाती है। वहीं हर स्टेट का भी अपना स्कूल होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैरिज हो गया, फॉरेस्ट हो गया, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए, जहाँ से हम पता चलता है कि कितने पास्ट में हमारे क्या चीज़ें हुई हैं। इंडस सिविलाइजेशन हो गया, अभी हाल ही में देखिए हरियाणा के पास महाभारत की खुदाइयाँ चल रही हैं। तो ऐसे इम्पोर्टेंस की चीज़ें दोनों लिस्ट में होती हैं। तो 3 लिस्ट हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट देखती है स्टेट लिस्ट, इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोनों के लिए हो। कुछ रेसिडुअल पावर्स भी, अवशिष्ट शक्तियाँ भी होती हैं, वो विशेषकर आती हैं, थोड़ा सा दिया हुआ है। कुछ विशेष पावर जो इसके अलावा होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही चला जाता है, जो इन लिस्ट में नहीं होता है, समय समय पर जिसकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो अब इस तरीके से चूँकि पावर डिवाइड है, इस तरीके से गवर्नमेंट लेवल में डिवाइड है, तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं ड्यू टू ऑल दिस फीचर्स इंडिया कॉल्ड अ फेडरल कंट्री, क्योंकि फेडरल प्रिंसिपल को इंडिया फॉलो कर रही है। भैया आपने कहा कि 2 से ज़्यादा लेवल में गवर्नमेंट हो, तो है यहाँ पर 3 लेवल में है। आपने कहा कि पावर डिवाइड हो, पावर डिवाइड है क्लियरली, तो देखिए फॉलो कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस में कैसे आया है, तो यहाँ पर हम 3 बातों को देख करके समझ जाएंगे। एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स, एक लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन, ये क्या है और इससे हम कैसे प्रूफ होता है कि यहाँ फेडरलिज्म प्रैक्टिस में है। अब आप देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस न्यू स्टेट्स फॉर्म्ड ऑन लैंग्वेज बेसिस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तोड़ा गया, महाराष्ट्र स्टेट बना, गुजरात स्टेट बना, पंजाब देखिए अपने अपने लैंग्वेज में अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ, यूपी, उत्तराखंड बहुत सारे हैं, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बनता है। तो ये लैंग्वेज के आधार पर क्यों बनाए गए, तो आप देखते हैं कि ये इंश्योर किया गया कि एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग एक ही स्टेट्स में रहें। क्यों? क्योंकि उनका जो कल्चर था, उनकी जो संस्कृति सभ्यता थी, उनकी जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट था, उसको हम सम्मान दे सकें, उनको एक अलग पहचान दे सकें। इस तरीके से हमने रिस्पेक्ट पे किया उनकी डाइवर्सिटी के लिए, उनकी विभिन्नता के लिए, और क्या किया, एक यूनिटी का सेंस हमने क्रिएट किया। आप याद करिए ऑब्जेक्टिव क्या था फेडरलिज्म का, कि यूनिटी आए उनमें और रीजनल डाइवर्सिटी को हम क्या करें, सम्मान दे सकें। तो इस तरीके से भाषागत सम्मान, क्षेत्रीयतागत सम्मान दे करके हमने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया, और यही है फेडरलिज्म का सोल, यही उसका उद्देश्य है। तो चूँकि इंडिया में ऐसा हुआ तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस में है। क्लियर हो गई बात। अब और आप देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अभी और भी आप इसी में आगे देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने हमें कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं दिया, राष्ट्रीय भाषा नहीं दिया, बल्कि केवल राजभाषा हिंदी दिया। क्यों? क्योंकि पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर विचार होने लगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि वहीं पर तमिलनाडु है, बंगाल है, आंध्रा है, मलयालम, पंजाब, मध्य प्रदेश, कितने सारे क्षेत्र हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। तो लोगों की आवाज़ उठने लगी कि जब एक ही भाषा को आप प्रमोट कर देंगे तो हमारा सम्मान कहाँ रह गया, हमारी भाषा का पहचान कहाँ रह गया। आप याद करिए पावर शेयरिंग में किस तरीके से श्रीलंका में केवल सिंहली भाषा को प्रमोट किया गया था, बुद्धिज़्म को पीछे किया गया था, तमिल को, और नतीजा क्या निकला, सिविल वार। तो इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और 21 और भाषाओं को भी
सम्मान दिया गया भारतीय संविधान के द्वारा और कुछ 22 भाषाओं को शामिल किया गया। इससे क्या हुआ कि हमने फिर से भाषाओं को सम्मान दिया और एक यूनिटी के सेंस को क्रिएट किया और एक तरीके से फिर साबित किया कि इंडिया में फेडरलिज़म प्रैक्टिस में है। अब देखिए सेंटर और स्टेट रिलेशन को देख करके हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर फेडरलिज़म कैसे प्रैक्टिस में है। आफ्टर 1990 वी सॉ राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। हम देखते हैं कि 1990 के बाद बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ उभर करके आती हैं। यहाँ पर एक नए तरीके के इरा का उदय होता है समय का, जब कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है। एक मेजर जजमेंट, मतलब ये कैसी गवर्नमेंट की मतलब आप भी आओ चुनाव में खड़े हो, किसी को नहीं मिला, सब लोग मिल करके सरकार बना लेते हैं। ए मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्री मैनर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कुछ कम होता है और स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में कुछ अधिक शक्तियाँ जाती हैं। इसने एक नए कल्चर को जन्म दिया। पावर शेयरिंग ने एक नए सम्मान, रिस्पेक्ट को दिया कि ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, कि राज्य सरकार के पास भी अपनी शक्तियां रहेंगी। केंद्र सरकार जब चाहे तब उसमें छेड़खानी नहीं कर सकती है। और आप देखते हैं कि फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव टुडे। और देखते हैं पावर शेयरिंग आज बहुत ही इफ़ेक्टिव है और फेडरल कंट्री की पहचान है कि पावर शेयरिंग अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है, इसके थ्रू भी पावर शेयरिंग होती है। तो ये सारी बातें हमें प्रूव करती हैं कि इंडिया में पावर शेयरिंग है और अच्छे ढंग से है। इस तरीके से हम ये दूसरा पार्ट भी ख़त्म करते हैं। अंतिम पार्ट में हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है और इसका इस चैप्टर से क्या लेना देना है। तब तक आप पढ़ते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं लास्ट और थर्ड पार्ट में।